नमस्कार दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत के बारे में हम अक्सर बात करते हैं और एसएसआर केस में अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। पर इस पूरे मामले में पिछले 2 दिन में एक ऐसी पकड़ बनी है जिससे सवाल उठा दिए हैं, जहां पर आपने सुना कि एनसीबी ने सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में साहिल शाह नामक शख्स को पकड़ लिया है। और ये शख्स वही शख्स है जो कि कहा जा रहा है कि 2020-21 के बीच में जिसका नाम आया था, और ये उस समय दुबई में था। और इसका नाम इसलिए आया क्योंकि इसकी जो प्रोफाइल है वो बहुत ही बड़े लोगों के साथ मिली जुली बताई जा रही थी। और दूसरी तरफ हमने देखा कि जब समीर वानखेड़े जी का टेन्योर खत्म होता है, उसके बाद कहा जा रहा है कि ये शख्स खुद ही आ जाता है इंडिया और खुद ही यहाँ पर एनसीबी के पास आकर बोलता है सरेंडर कर लो। अब इस पर सवाल जब उठे तो लोगों ने कई सारी चीज़ें देखी, और इसी के बीच कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में 2020 में जब एक कोर्ट ऑर्डर निकल के आया था, कोर्ट के ऑर्डर की जो कॉपी थी जिसमें रिया चक्रवर्ती और यूनियन ऑफ इंडिया ने क्या बताया था, उसमें एक टॉपिक पर सवाल उठ गया है, जहां पर क्या जा रहा है कि ये बोला गया है कि एनसीबी ने ये माना था कि एसएसआर लेते थे ड्रग्स। क्योंकि ये सवाल मैं नहीं, एक कॉपी में आपको दिखाने वाला हूं आज। इस ऑर्डर कॉपी में जो लिखा है, इसको पढ़ने के बाद मैं खुद शॉक था। आपने भी हाल ही में सुना कि साहिल शाह नामक शख्स अरेस्ट हुआ है। ये शख्स की पत्नी जो है वो टीवी एक्ट्रेस है, और एनसीबी ने इसको गिरफ्त में ले लिया है। इसका नाम निकल के आया था एसएसआर मामले में, और कहा जा रहा था कि ये शख्स उसी बिल्डिंग में रहता था जिस शख्स बिल्डिंग में एसएसआर कुछ साल पहले रहा करते थे, मलाड में, जहां पर एसएसआर और शायद अंकिता लोखंडे भी रहा करती थी। तो अब इस शख्स के बारे में ऐसी खबरें छापी जा रही है कि ये शख्स एसएसआर का नेबर था, नेबर नहीं सेम बिल्डिंग में था, ऐसी बोला था एनसीबी ने। पर अब मैं आपको सुनाता हूं कोर्ट के ऑर्डर की वो कॉपी, इसको सुनिएगा और लास्ट का जो पैराग्राफ है उसमें आप समझ जाएंगे क्या एनसीबी ये बोलना चाहती है कि जितने लोगों से एनसीबी ने पूछताछ करी उसके बाद एनसीबी ने ये कहा कि सुशांत सिंह राजपूत अपने लिए ये सब मंगाते थे। क्योंकि सवाल बहुत बड़ा है, और ये सुनने के बाद मैं शॉक था कि आखिरकार इस पूरे मामले में क्या एनसीबी के ऊपर भी विश्वास कर सकते हैं हम। सुनिए जरा। जांच एजेंसी के संक्षिप्त तथ्य और मामला 6। वर्तमान आवेदक के खिलाफ आरोप। जांच एजेंसी के मामले के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से दायर हलफनामे इन उत्तर दिनांक 28 सितंबर 2020 में निर्धारित हैं। उस हलफनामे में उत्तर में वर्णित तथ्य इस प्रकार हैं। ए, द 28 ऑफ अगस्त 2020 को एक गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए एनसीबी की एक टीम ने पुराने कुर्ला गांव में एक अब्बास रमजान अली लखानी को 46 ग्राम मारिजुआना गांजा रखते हुए पकड़ा। अब्बास ने टीम को बताया कि उसने पवई निवासी कर्ण अरोड़ा से दवा खरीदी थी। इस आधार पर कर्ण अरोड़ा को गिरफ्तार कर उसके पास से 13 ग्राम गांजा बरामद किया गया। उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। बी, अब्बास लखानी और कर्ण अरोड़ा द्वारा किए गए खुलासे के आधार पर एक जैद विला ट्रक के परिसर की तलाशी ली गई। 9,55,750 की भारतीय मुद्रा और 2081 यूएस डॉलर की विदेशी मुद्रा, 180 यूके पाउंड और यूए 15 दिरहम को पंचनामा दिनांक 1 सितंबर 2020 के तहत जब्त किया गया। जैद विलात्रा का बयान दर्ज किया गया। जैद विलात्रा ने खुलासा किया कि जब्त की गई राशि प्रतिबंधित पदार्थ की बिक्री से प्राप्त राशि थी और उसने कई लोगों को मारिजुआना, गांजा, बड और नशीले पदार्थों की आपूर्ति की थी। जैद विलात्रा ने अपने विवरण के साथ कुछ नामों का खुलासा किया। जैद विलात्रा के स्वैच्छिक बयान में गांजा, मारिजुआना के रिसीवर के रूप में अब्देल बासित परिहार बीए स्टॉम्प संख्या 2184/2020 में आवेदक का नाम सामने आया था। सी, अब्देल बासित परिहार का बयान दर्ज किया गया। उन्होंने कहा कि उन्होंने जैद विलात्रा और अन्य के माध्यम से मारिजुआना और गांजा खरीदा और बेचा। व शोएक चक्रवर्ती बीए स्टॉम्प संख्या 2387/2020 में आवेदक के निर्देशानुसार जैद विलात्रा और एक कैजान इब्राहिम से दवाओं की आपूर्ति करता था। ऐसे अन्य उदाहरण थे जब अब्देल बासित परिहार ने दवाओं की आपूर्ति की सुविधा प्रदान की। वो सैमुअल मिरांडा बीए स्टॉम्प संख्या 2205/2020 में आवेदक और शोएक चक्रवर्ती के संपर्क में था। एनसीबी के मामले के अनुसार अब्देल बासित परिहार हाई प्रोफाइल हस्तियों और ड्रग आपूर्तिकर्ताओं से जुड़े ड्रग सिंडिकेट का सक्रिय सदस्य है। वो क्रेडिट कार्ड, नकद और पेमेंट गेटवे के माध्यम से पैसे का भुगतान और प्राप्त करता था। अब्देल बासित परिहार को 3 सितंबर 2020 को गिरफ्तार किया गया था। अपने स्वैच्छिक बयान में अब्देल बासित परिहार ने चरस, हशीश के आपूर्तिकर्ता के रूप में कैजन इब्राहिम के नाम का खुलासा किया।
डी अब्देल बासित परिहार द्वारा प्रकटीकरण के आधार पर कैजान इब्राहिम के परिसर की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान एनसीबी ने हशीश चरस होने के संदेह में 0.5 ग्राम गहरे भूरे रंग का पदार्थ बरामद किया। कैजान इब्राहिम का स्वैच्छिक बयान 5/7061.3 बार ST 2386-2020 दर्ज किया गया था और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। कैजान इब्राहिम ने बदले में खुलासा किया कि शोएक चक्रवर्ती उसे दीपेश सावंत BA स्टॉम्प संख्या 2201/2020 में आवेदक को प्रतिबंधित करने के लिए निर्देशित करता था। कैजान इब्राहिम और अब्देल बासित परिहार के स्वैच्छिक बयानों से सैमुअल मिरांडा के नाम का पता चला। सैमुअल मिरांडा का स्वैच्छिक बयान दर्ज किया गया और उन्हें 4 सितंबर 2020 को गिरफ्तार किया गया। शोएक चक्रवर्ती का स्वैच्छिक बयान दर्ज किया गया था, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर खुलासा किया था कि अब्देल बासित परिहार ने कैजान इब्राहिम के माध्यम से दीपेश सावंत को ड्रग्स उपलब्ध कराया था। इसी सामग्री के आधार पर शोएक चक्रवर्ती को 4 सितंबर 2020 को गिरफ्तार किया गया था। दीपेश सावंत का नाम कैजान इब्राहिम और अब्देल बासित परिहार के बयानों में सामने आया था। दीपेश सावंत का बयान दर्ज किया गया। उसने कहा है कि उसे शोएक चक्रवर्ती और कैजान से एक वीड और हशीश डीलर का संपर्क विवरण मिला है। यहां तक दीपेश सावंत को भी 5 सितंबर 2020 को गिरफ्तार किया गया था। अपने स्वैच्छिक बयान में कैजान इब्राहिम ने अनुज केशवानी के नाम का खुलासा गांजा मारिजुआना के आपूर्तिकर्ता के रूप में किया। उन्होंने अपने बयान में मारिजुआना, गांजा, चरस और LSD की खरीद बिक्री का जिक्र किया। एनसीबी का मामला यह है कि अनुज केशवानी रिगेल महाकाल से कैजान इब्राहिम को बेचने के लिए ड्रग्स की खरीद करता था। ऐसे उदाहरण थे जहां अनुज केशवानी ने दवाओं की आपूर्ति की सुविधा प्रदान की और वो कैजान इब्राहिम के संपर्क में था। अनुज केशवानी का बयान दर्ज किया गया और उन्हें 7 सितंबर 2020 को गिरफ्तार कर लिया गया। हलफनामे में आगे उल्लेख किया गया है कि अनुज केशवानी से 585 ग्राम चरस, 270.12 ग्राम गांजा, 3.6 ग्राम THC और 0.62 ग्राम 0.1 ग्राम वाणिज्यिक मात्रा LSD, इसके अलावा 1,85,200 रुपये नकद बरामद किए गए। अनुज केशवानी से यह वसूली महत्वपूर्ण है क्योंकि एनसीबी के अनुसार पूरा मामला इसलिए LSD की वाणिज्यिक मात्रा की वसूली पर आधारित है और इसलिए यह छोटी मात्रा में मादक दवाओं या मनोदहिक पदार्थ की वसूली का मामला नहीं है। हलफनामे में आगे उल्लेख किया गया है कि शोएक चक्रवर्ती के बयान से पता चला है कि वो कैजान इब्राहिम और जैद से अब्देल बासित परिहार के माध्यम से ड्रग्स 7/7081.123862020 की डिलीवरी की सुविधा प्रदान करता था। ये डिलीवरी सुशांत सिंह राजपूत के सहयोगियों द्वारा प्राप्त की जाती थी। एनसीबी का यह मामला है कि इस तरह की हर डिलीवरी और उस संबंध में किया गया हर भुगतान वर्तमान आवेदक की जानकारी में था। सैमुअल मिरांडा के बयान में उल्लेख है कि वो सुशांत सिंह राजपूत और वर्तमान आवेदक के निर्देश पर ड्रग्स की खरीद करता था। उनके अनुसार इस संबंध में वित्तीय मामलों को आवेदक और सुशांत सिंह राजपूत द्वारा निपटाया गया था। अपने बयान में दीपेश सावंत ने खुलासा किया है कि वो कई मौकों पर सुशांत सिंह राजपूत के निर्देश पर ड्रग्स प्राप्त करता था और वर्तमान आवेदक ने भी इसी तरह के निर्देश दिए थे। उनके अनुसार ड्रग्स की खरीद के लिए वित्तीय मुद्दों को सुशांत सिंह राजपूत और वर्तमान आवेदक द्वारा निपटाया गया था। दीपेश सावंत खुद सैमुअल मिरांडा के साथ सुशांत सिंह राजपूत के सेवन के लिए ड्रग्स लेते थे। खुलासों के आधार पर आवेदक को बुलाया गया था और NDPS अधिनियम की धारा 67 के तहत उसका स्वैच्छिक बयान 8/7091.123862020 सितंबर 2020, 7 सितंबर 2020 और 8 सितंबर 2020 को दर्ज किया गया था। NCB के अनुसार आवेदक ने इन आरोपियों के बयानों को स्वीकार किया और अपनी भूमिका के बारे में बताया। NCB का यह मामला है कि अपने बयान के दौरान आवेदक ने ड्रग्स की खरीद और अवैध ड्रग डीलिंग के वित्तपोषण में अपनी संलिप्तता के बारे में खुलासा किया। उनके बयान में सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत और शोएक चक्रवर्ती को इस संबंध में दिए गए निर्देशों का भी जिक्र है। इस प्रकार एनसीबी के अनुसार आवेदक दवा आपूर्ति से जुड़े एक ड्रग सिंडिकेट का सक्रिय सदस्य था।
वो सुशांत सिंह राजपूत को दवाओं की आपूर्ति श्रृंखला की एक प्रमुख सदस्य थी और वो वित्त भी संभाल रही थी। इसलिए यह एनसीबी का मामला है कि आवेदक सुशांत सिंह राजपूत के लिए दवाओं की खरीद करता था और वो दवा खरीद के लिए सुशांत सिंह राजपूत के साथ वित्त का प्रबंधन करती थी। इसी सामग्री के आधार पर आवेदक को दिनांक 8 सितंबर 2020 को गिरफ्तार किया गया। आगे की जांच से पता चला कि मार्च 2020 में आवेदक के भाई शोएक चक्रवर्ती ने सैमुअल मिरांडा को सुशांत सिंह राजपूत के लिए कली दिलाने के लिए कहा था और जैद विलात्रा के संपर्क की व्यवस्था अपने सहयोगी अब्देल बासित 9/70-10-1.3 बार ST 2386 के माध्यम से की थी। 2020 परिहार इस दवा की खेप के लिए सैमुअल मिरांडा को HDFC बैंक का वर्तमान आवेदक का डेबिट कार्ड उपलब्ध कराया गया था। उस डेबिट कार्ड का उपयोग करते हुए सैमुअल मिरांडा ने 5 ग्राम की कली के लिए 10,000 रुपए निकाले। एनसीबी का यह आगे का मामला है कि 16 मार्च 2020 को आवेदक और शोएक चक्रवर्ती के बीच साजिश के अनुसरण में उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के लिए गांजे की आवश्यकता का आकलन किया। एनसीबी के पास इस आशय की व्हाट्सएप चैट है। 17 मार्च 2020 को शोएक चक्रवर्ती ने अब्देल बासित परिहार के साथ सैमुअल मिरांडा का संपर्क नंबर साझा किया और बांद्रा में ईट अराउंड कॉर्नर के पास अब्देल बासित के संपर्क जैद विलात्रा द्वारा सैमुअल मिरांडा को दवा पहुंचाई गई। 15 अप्रैल 2020 को शोएक चक्रवर्ती ने सैमुअल मिरांडा के साथ साजिश करके चरस पहुंचाने में मदद की। चरस को अब्देल बासित के संपर्क कैजान इब्राहिम द्वारा दीपेश सावंत को दिया गया था। एनसीबी के अनुसार शोएक के खुलासे से पता चलता है कि उसने आवेदक के ज्ञान के साथ ड्रग्स की खरीद के लिए आवेदक के नकद कार्ड का इस्तेमाल किया। हलफनामे में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि शोएक दवाओं की आपूर्ति को नियंत्रित कर रहा था और इस तरह के अवैध ड्रग लेन देन के वित्तपोषण के साथ साथ 10/70-11-1.32386-2020 परोक्ष रूप से आवेदक की पूरी जानकारी के साथ शोएक चक्रवर्ती को शोएक और आवेदक के आवास पर अपने दोस्त सूर्यदीप मल्होत्रा माध्यम से एक करमजीत केजे से खरपतवार की डिलीवरी मिली थी। शोएक को सैमुअल मिरांडा से ड्रग्स की खेप मिली थी। हलफनामे में आगे उल्लेख किया गया है कि शोएक का दवा आपूर्तिकर्ता ड्वेन फर्नांडीज के साथ दवा खरीद के संबंध में बैंक लेन देन था। एनसीबी के पास इस आशय का बैंक खाता विवरण है। इस प्रकार एनसीबी के अनुसार शोएक चक्रवर्ती अपने आवास और सुशांत सिंह राजपूत के आवास पर दवा वितरण की सुविधा, लेन देन, वित्तपोषण और प्राप्त कर रहा था। दीपेश सावंत के बयान से पता चला है कि 17 मार्च 2020 को शोएक के निर्देश पर उन्हें जैद से बांद्रा में बड़ गांजा की डिलीवरी मिली। उस समय सैमुअल मिरांडा उनके साथ थे। 17 अप्रैल 2020 को शोएक चक्रवर्ती और आवेदक ने दीपेश सावंत को कैजान से चरस हशीश प्राप्त करने के लिए कहा। डिलीवरी मोंट ब्लांक बिल्डिंग के पास हुई। दीपेश सावंत ने 11/70-12-1.32386-2020 रुपए का भुगतान किया है। 7,000 कैजान को जो वर्तमान आवेदक द्वारा दिया गया था। 1 मई 2020 को शोएक ने दीपेश को ड्वेन से गांजा प्राप्त करने के लिए कहा और उसे ड्वेन का संपर्क नंबर दिया। 2 मई 2020 को दीपेश सावंत को ड्वेन से चरस प्राप्त हुआ। जून के पहले सप्ताह में दीपेश सावंत ने सुशांत सिंह राजपूत और आवेदक के लिए ऋषिकेश पवार नाम के एक डिलीवरी बॉय से गांजा प्राप्त किया। यह आरोप लगाया गया है कि आवेदक ने दीपेश सावंत को 10,000 रुपए दिए, जो उन्होंने मोंट ब्लांक भवन के बाहर ड्वेन को दिए और 25 ग्राम गांजा के 2 पैकेट प्राप्त किए। ड्वेन ने अपने बैंक विवरण दीपेश सावंत को भेजे, जिन्होंने उन्हें शेष भुगतान के लिए शोएक चक्रवर्ती के साथ साझा किया। आवेदक ने दीपेश सावंत से कहा था कि इनमें से एक पैकेट शोएक चक्रवर्ती ले जाएगा। 7 इन आरोपों और सामग्री के आधार पर एनसीबी ने अपने हलफनामे में कहा है कि वर्तमान आवेदक के खिलाफ यह दिखाने के लिए पर्याप्त सामग्री थी कि वो ड्रग्स की अवैध तस्करी के वित्तपोषण में शामिल थी और इसमें काम कर रही थी। यह आगे 12/70-13-1.32386-2020 है कि आवेदक को पता था कि सुशांत सिंह राजपूत उपभोग में लिप्त था। फिर भी उसने उसे परेशान किया और उसे छुपाया जब वो ड्रग्स का सेवन कर रहा था। एनसीबी के मुताबिक यह बंदरगाह के बराबर होगा।
यह उनका मामला है कि आवेदक ने नशीली दवाओं के भंडारण के लिए अपने आवास की अनुमति दी और उपभोग के लिए दवाओं की खरीद में सुशांत सिंह राजपूत की मदद की। आवेदक न केवल नियमित रूप से निपटता है बल्कि नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी को भी वित्तपोषित करता है और वो वर्तमान अपराध में अन्य आरोपियों के साथ एक साजिश करता था, जिसमें वाणिज्यिक मात्रा में कॉन्ट्राबैंड यानी LSD शामिल था, जिसे सह आरोपी अनुज केशवानी से बरामद किया गया था। 8 NCB का दावा है कि उनके पास इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य सहित पर्याप्त सामग्री है कि आवेदक मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल था। उसने नशीली दवाओं के वितरण और क्रेडिट कार्ड नकद भुगतान गेटवे के माध्यम से प्रतिबंधित के लिए भुगतान की सुविधा प्रदान की थी और इसलिए आवेदक जमानत के लिए हकदार नहीं था। ये उल्लेख किया गया है कि अगर उसे जांच के इस महत्वपूर्ण चरण में जमानत पर रिहा किया गया तो ये आगे की जांच में बाधा उत्पन्न करेगा। यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि जिन दवाओं को उसके द्वारा वित्तपोषित किया गया था 13/70 14/1.3/ST2386-2020 उनके व्यक्तिगत उपभोग के लिए नहीं थे, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उपभोग के लिए दवाओं की आपूर्ति की गई थी। इस प्रकार NCB के अनुसार NDPS अधिनियम की धारा 27 से पूरी तरह से लागू थी। 9 आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह बताया गया कि आवेदक के बयान कथित रूप से दिनांक 6 सितंबर 2020, 7 सितंबर 2020 और 8 सितंबर 2020 को दर्ज किए गए थे। उनके अनुसार उन्होंने 8 सितंबर 2020 और 9 सितंबर 2020 को इस तरह के बयान वापस लिए। इस पूरी खबर को सुनने के बाद आपके अंदर कई सारे सवाल उठे होंगे, मेरे अंदर भी सवाल उठे थे। जैसे ही मैंने ये चीज़ पढ़ी आज, मैं सवाल उठ गए और आखिरकार कई सारे लोगों ने ट्विटर पे आज का जा रहा है कि शेयर करा हुआ था, तो मुझे लगा ये पढ़ना चाहिए था। और पढ़ने के बाद मैं खुश शौक था जहाँ पर ये ऑर्डर की कॉपी में कई सारी बातें लिखी थी और 7th नंबर के इस पैराग्राफ के अंदर कुछ ऐसा लिखा था जिसने दिमाग खराब कर दिया। मुझे लगा ये आप तक शेयर करनी चाहिए बात। तो क्या CBI के साथ साथ ED के साथ साथ अब NCB भी इस पूरे मामले में कुछ उलटफेर करेगी, मतलब कुछ नहीं बोलेगी? क्या कहना चाहेंगे आप? बताइए जरूर कमेंट्स में। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।